नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज बांग्लादेश में चुनावों का ऐलान हो गया है, लेकिन चुनाव निष्पक्ष होंगे इस पर अभी से सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि मोहम्मद यूनुस की सरकार ने शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के चुनाव लड़ने पर रोक लगवा दी है। वैसे अवामी लीग के नेता चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन निर्दलीय उम्मीदवार बनकर। पार्टी का नाम और निशान इसका वो इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, जिसके चलते अवामी लीग ने चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठा दिए हैं और साफ कह दिया है कि वो इन चुनावों का विरोध करेगी। बांग्लादेश चुनाव के ऐलान के साथ शुरू हुआ बवाल और सरकार की भूमिका पर उठने लगे हैं बड़े सवाल। इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। पाकिस्तान में नहीं थम रहा बवाल। पूर्व पीएम इमरान को दूसरी जेल में भेजने की तैयारी। बहन के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी। इमरान के करीबियों के खिलाफ शहबाज सरकार का कड़ा एक्शन। अमेरिका पर भड़के ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई। वेनेजुएला के खिलाफ कार्रवाई के विरोध का किया ऐलान। ईरान को मिल रहा मुस्लिम देशों का समर्थन। यूरोप के खिलाफ अमेरिका की बड़ी साजिश। नेटो से दूरी, एशियाई देशों के साथ गठबंधन की योजना। द टेलीग्राफ की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। और चलते चलते में देखेंगे, इंसान ने पहली बार आग जलाना कब सीखा, वैज्ञानिकों को मिला सबूत। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। रवांडा और कांगो के बीच दोबारा टूटा संघर्ष विराम। रवांडा समर्थित M23 विद्रोहियों ने कांगो के दक्षिण किवू में किया बड़ा हमला। 400 से ज्यादा नागरिकों की मौत। थाईलैंड में संसद भंग। पीएम चान विराकुल ने जल्द चुनाव कराने का किया ऐलान। संविधान बदलने की मांग को लेकर सत्ता और विपक्ष में तनाव। अमेरिका ने भारत को दिया बड़ा झटका। पैक्स सिलिका से भारत को रखा बाहर। सुरक्षित, समृद्ध और नवाचार संचालित सिलिकॉन सप्लाई चेन बनाने के लिए बनाई योजना। आपको धोखा दे रहे मुनीर। बलूचिस्तान में F-16 से करेंगे बमबारी। मीर यार बलूच की अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को खुली चिट्ठी। पाकिस्तान को $686 मिलियन की सैन्य मदद पर भड़के बलूच नेता। तो बांग्लादेश में संसदीय चुनाव का ऐलान हो गया है। बांग्लादेश में संसदीय चुनाव 12 फरवरी को कराए जाएंगे और इसी दिन मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस सुधार प्रस्तावों पर जनमत संग्रह भी कराएंगे। मतदाताओं को 2 बैलेट डालने होंगे, एक चुनाव के लिए और दूसरा जनमत संग्रह के लिए, और इसीलिए वोटिंग का समय भी 1 घंटे बढ़ा दिया गया है। 12 फरवरी को सुबह 7:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक वोटिंग कराई जाएगी। वोटिंग पूरी होने की थोड़ी देर बाद काउंटिंग शुरू कर दी जाएगी और अगले दिन यानी 13 फरवरी को सभी चुनाव के नतीजे घोषित हो जाएंगे। बांग्लादेश चुनाव आयोग के CEC नासिर ने चुनाव कार्यक्रम की जानकारी देते हुए कहा कि संसदीय चुनाव के लिए नामांकन पत्र 29 दिसंबर 2025 तक दाखिल किए जाएंगे। 30 दिसंबर से 4 जनवरी 2026 तक नामांकन की स्क्रूटनी होगी। 20 जनवरी नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख तय की गई है। 21 जनवरी को चुनाव चिन्ह आवंटन किए जाएंगे और इसी दिन उम्मीदवारों की सूची भी जारी होगी। 22 जनवरी से 10 फरवरी सुबह 7:30 बजे तक चुनाव प्रचार की इजाजत होगी। चुनाव प्रचार केवल 3 सप्ताह पहले शुरू हो सकेगा। 10 फरवरी को सभी सियासी दलों के बैनर और पोस्टर सार्वजनिक जगहों से हटा दिए जाएंगे। 12 फरवरी को सुबह 7:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक वोटिंग होगी और इसके बाद काउंटिंग शुरू कराई जाएगी। चुनाव के ऐलान के बाद मोहम्मद यूनुस ने दावा किया कि इस बार के संसदीय चुनाव निष्पक्ष और विश्वसनीय तरीके से होंगे। चुनाव के बाद नई सरकार को सत्ता सौंप दी जाएगी। यूनुस दावा कर रहे हैं कि चुनाव निष्पक्ष होंगे, लेकिन अवामी लीग ने यूनुस के फैसले पर सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि यूनुस सरकार ने बांग्लादेश की सबसे बड़ी पार्टी अवामी लीग को चुनाव में हिस्सा लेने से रोक दिया है। अवामी लीग के चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगा दी गई है। ऐसे में अब मुख्य मुकाबला बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी BNP और जमाते इस्लामी के बीच माना जा रहा है। लेकिन अवामी लीग के चुनाव लड़ने पर लगी इस रोक ने लोगों का गुस्सा भड़का दिया है। अवामी लीग ने चुनाव की तारीखों के ऐलान को गैर कानूनी बताया है और कहा कि मोहम्मद यूनुस सरकार स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान नहीं करा सकती। पार्टी ने ढाका में 23 बोंगो बंधु एवेन्यू में अपने हेडक्वार्टर से जारी एक आधिकारिक घोषणा में कहा कि अवामी लीग ने गैर कानूनी, कब्जा करने वाले, जान लेने वाले फांसीवादी यूनुस गुट के गैर कानूनी चुनाव कमीशन से घोषित चुनाव कार्यक्रम की बारीकी से समीक्षा की है। इसके बाद हम ये मान रहे हैं कि मौजूदा सरकार पारदर्शिता, निष्पक्षता या लोगों की इच्छा की सरकार नहीं बनने देना चाहती। ये साफ है कि मौजूदा कब्जा करने वाली अथॉरिटी पूरी तरह से भेदभाव वाली है और उनके कंट्रोल में एक निष्पक्ष और सामान्य माहौल पक्का करना नामुमकिन है, जहां पारदर्शिता या मतदाताओं की मर्जी दिखाई दे सके। अवामी लीग की तरफ से कहा गया है कि उसने अपनी शुरुआत के बाद से 13 राष्ट्रीय चुनावों में हिस्सा लिया है, जिनमें से 9 में जीत भी हासिल की है और सरकार बनाई है।
पार्टी ने आरोप लगाया कि चुनाव कार्यक्रम जानबूझकर उसे राजनीतिक प्रक्रिया से दूर रखने के लिए घोषित किया गया। बांग्लादेश के मुक्ति आंदोलन का नेतृत्व करने वाली अवामी लीग को बाहर रखते हुए चुनाव कराने की कोशिश करना देश को गहरे संकट में धकेलने की साजिश है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे पाकिस्तान की सियासत में जारी उथल-पुथल की। तो पूर्व पीएम इमरान खान को लेकर सवाल गहराते जा रहे हैं। सवाल कि शहबाज सरकार उन्हें देश के लिए खतरा क्यों बता रही है? क्यों हाईकोर्ट के ऑर्डर्स के बावजूद इमरान के परिवार वालों को भी उनसे नहीं मिलने दिया जा रहा है? आखिर पाकिस्तान की सरकार और सेना को डर किस बात का लग रहा है? इमरान की लोकप्रियता का, या वजह कुछ और है? और अब तो शहबाज सरकार का रुख और भी सख्त होता नजर आ रहा है। खबर आ रही है कि अब वो इमरान की बहनों को भी गिरफ्तार करने की तैयारी में जुट गई है। दरअसल इमरान की तीनों बहनें नौरीन खानम नियाजी, अलीमा खानम नियाजी और डॉक्टर उज़मा खानम ने सेना और सरकार के खिलाफ पूरा मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने अडियाला जेल के बाहर डेरा डाल दिया है। उनके प्रदर्शन के चलते मजबूर होकर एक बार सरकार को झुकना भी पड़ा, जिसके बाद इमरान की बहन ने जेल में जाकर भाई से मुलाकात की। और अब अलीमा खान के खिलाफ 2 साल पुराने डी चौक मामले में अरेस्ट वारंट जारी किया गया है। मौजूदा हालात में कोर्ट से जारी इस वारंट को उनके खिलाफ सरकार और सेना की साजिश करार दिया जा रहा है, ताकि इमरान के समर्थन में जो मोर्चा खुला हुआ है वो खत्म हो जाए। और यही नहीं, प्रशासन की तरफ से इमरान की जेल को भी बदलने की चर्चा शुरू हो गई है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इमरान खान के समर्थन में लगातार हो रहे इन प्रदर्शनों से प्रशासन पर दबाव बढ़ता जा रहा है और सुरक्षा एजेंसियों को चिंता है कि हालात आने वाले वक्त में और बिगड़ सकते हैं। ऐसे में उन्हें रावलपिंडी की जेल से जल्दी ही दूसरे जेल में भेजा जा सकता है। और इस पूरे मामले में हो रहे प्रदर्शन पर काबू पाने के लिए पाकिस्तान की सेना और सरकार की तरफ से हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। इमरान के समर्थकों को तोड़ने की, उन्हें कमजोर करने के लिए उन पर एक के बाद एक कार्रवाई की जा रही है, जिसमें एक नाम पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के पूर्व चीफ फैज हामिद का भी सामने आ रहा है। उन्हें कई आरोपों के तहत दोषी ठहराकर 14 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। अब गौर करने वाली बात यह है कि फैज इमरान खान के करीबी बताए जाते हैं। कहा तो यह भी जाता है कि इमरान खान की सत्ता का अगर तख्ता पलट नहीं होता तो मुनीर की जगह वो ही पाकिस्तान के आर्मी चीफ होते। ऐसे में अब सरकार की इस कार्रवाई पर कई सवाल उठ रहे हैं। आप जानते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा, जहां PTI समर्थक सरकार है, वहां शहबाज सरकार राज्यपाल का शासन लगाने की तैयारी में है। ऐसे में खैबर पख्तूनख्वा के CM सोहेल अफरीदी भी भड़के हुए हैं। उन्होंने 10वीं बार जेल में बंद PTI के संस्थापक इमरान खान से मिलने की कोशिश की, लेकिन उन्हें फिर रोक दिया गया। ऐसे में उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि यह अजीब है कि एक चुने हुए मुख्यमंत्री को कोर्ट के आदेश के बावजूद अपनी पार्टी के संस्थापक चेयरमैन से मिलने की इजाजत नहीं दी जा रही है। इमरान खान की बहनें शांति से विरोध कर रही थी, लेकिन उन्हें वाटर कैनन का इस्तेमाल करके तितर बितर कर दिया गया। क्या इसका मकसद यह बताना था कि खैबर पख्तूनख्वा को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं माना जाता? उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि केंद्र में PTI के सत्ता में वापस आने पर केंद्र और पंजाब दोनों के नेतृत्व को नतीजे भुगतने होंगे। यानी पाकिस्तान में फिलहाल बहुत कुछ चल रहा है, जिसे लेकर शहबाज सरकार और सेना दोनों ही सवालों से घिरी हुई है और पूरी दुनिया की नजर फिलहाल पाकिस्तान की सियासत पर बनी हुई है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे ईरान की। तो ईरान और इजराइल के बीच जंग की आहट तो पहले से ही सुनाई दे रही है और यह भी तय है कि अमेरिका की मदद से ही इजराइल जंग शुरू करेगा। तो वहीं ईरान की तरफ से भी इसका जवाब देने की तैयारी पहले से ही शुरू कर दी गई, क्योंकि जिस तरह से अमेरिका और इजराइल के साथ ईरान का विवाद तेज होता जा रहा है, उसके बाद यह माना जा रहा है कि अब जंग तय है, बस जंग की तारीख तय होनी रह गई है। ताजा विवाद शुरू हुआ है वेनेजुएला के तट से अमेरिका की सेना द्वारा जब्त किए गए तेल टैंकर को लेकर, जिस पर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई भड़क उठे हैं। उन्होंने अमेरिका के दबाव का विरोध करने का ऐलान किया है। खामेनेई ने कहा कि दुश्मन के दबाव का सामना करना ही विरोध है। ऐसे दबाव का लक्ष्य इलाके में विस्तार करना हो सकता है, जैसा कि अमेरिका अब कुछ लैटिन अमेरिकी देशों में कर रहा है, या इसमें सांस्कृतिक और धार्मिक मामले भी शामिल हो सकते हैं, या लोगों की लाइफस्टाइल और उनकी पहचान बदलने का दबाव हो सकता है। खामेनेई ने साफ कर दिया है कि अमेरिका की कार्रवाई का विरोध होना चाहिए। ईरान तो पहले से ही अमेरिका के खिलाफ डटकर खड़ा है और अब दूसरे देशों को भी इसमें आगे आना चाहिए। दरअसल खामेनेई अमेरिका के खिलाफ कई देशों का साथ हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें उन्हें मदद भी मिल रही है। तुर्की, सऊदी अरब, इराक, पाकिस्तान जैसे मुस्लिम देशों से ईरान की करीबी बढ़ी है। वहीं रूस और चीन तो पहले से ही उसकी मदद कर रहे हैं। ऐसे में वेनेजुएला को ईरान के खुले समर्थन ने अमेरिका की चिंता को बढ़ा दिया है। ईरान ने वेनेजुएला में अमेरिका की तरफ से तेल टैंकर को जब्त करने की कार्रवाई का विरोध किया है। अमेरिकी कार्रवाई से 2 दिन पहले ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आया था।
उन्होंने कहा था कि जैसा कि आप शायद जानते हैं, हमने अभी वेनेजुएला के तट पर एक टैंकर जब्त किया है, एक बड़ा टैंकर, बहुत बड़ा, असल में अब तक का सबसे बड़ा जब्त किया गया टैंकर। ट्रंप के बयान के बाद यूएस अटॉर्नी जनरल पामेला बॉन्डी ने कहा था कि जहाज वेनेजुएला और ईरान से सैंक्टेड तेल ले जा रहा था। कई सालों से इस ऑयल टैंकर पर यूनाइटेड स्टेट्स ने बैन लगा रखा था क्योंकि ये विदेशी आतंकवादी संगठनों को सपोर्ट करने वाले एक गैर कानूनी तेल शिपिंग नेटवर्क में शामिल था। यानी तेल टैंकर की जब्ती में भी अमेरिका ने ईरान को घसीट लिया है। तो खामेनेई ने खुलकर वेनेजुएला का समर्थन किया है। और अब अगली खबर में बात करेंगे अमेरिका और यूरोप के बीच बढ़ती दरार की। तो रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिका और यूरोपीय देशों के बीच बीते कुछ वक्त से असहमति का दौर देखा जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 28 सूत्रीय पीस प्लान पर रूस की तरफ से तो सकारात्मक संकेत दिए गए, लेकिन यूरोपीय देशों के समर्थन के चलते यूक्रेन ने अमेरिका के प्रस्ताव पर आपत्ति जताई। ये भी कह सकते हैं कि ट्रंप के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है और अब युद्ध विराम के लिए सहमति में हो रही इस देरी पर ट्रंप भड़क गए। उन्होंने इस युद्ध से खुद को अलग करने की ठान ली है। व्हाइट हाउस ने जानकारी दी कि राष्ट्रपति ट्रंप बेहद निराश हैं और अब इस सिलसिले में रूस और यूक्रेन से और बात नहीं करना चाहते। साफ है उनकी निराशा की वजह यूरोप है। ऐसे में अमेरिका और यूरोप के बीच तनाव बढ़ता नजर आ रहा है और केवल ये रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर ही नहीं है, बल्कि नाटो को लेकर भी दिखाई दे रहा है। अमेरिका की पूरी कोशिश है कि वो नाटो से अलग हो जाए। ट्रंप बार बार नाटो के यूरोपीय सहयोगियों पर दबाव बना रहे हैं कि वो इस सैन्य संगठन में अमेरिका का बोझ कम करे। हाल ही में हमने आपको बताया था कि अमेरिका ने नाटो के यूरोपीय सहयोगियों को 2027 तक इस संगठन की ज्यादा से ज्यादा जिम्मेदारियां संभालने का अल्टीमेटम दे दिया है और अब तो अमेरिकी संसद में भी नाटो से एग्जिट की मांग उठ रही है। अगर कांग्रेस में पेश किया गया ये विधेयक पास हो जाता है तो अमेरिकी सरकार को औपचारिक रूप से नाटो को सूचित करना होगा कि वो इस संगठन से अलग हो रहा है और साथ ही अमेरिका से नाटो को दिया जाने वाला पैसा भी रोक दिया जाएगा। यानी अमेरिका पूरी तरह यूरोप से अपने रिश्ते खत्म करने पर आमादा दिखाई दे रहा है और अब जो खुलासा हुआ है उसने यूरोपीय नेताओं की नींद उड़ा दी। दरअसल ब्रिटिश अखबार द टेलीग्राफ ने दावा किया है कि उसके हाथ अमेरिका की नई नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी एनएसएस को लेकर एक लीक ड्राफ्ट दस्तावेज लगा है, जिसके मुताबिक अमेरिका अब यूरोप के खिलाफ एशियाई देशों के साथ हाथ मिलाने की तैयारी में है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि ट्रंप प्रशासन यूरोपीय संघ को रणनीतिक रूप से कमजोर करने और 4 यूरोपीय देशों इटली, हंगरी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया को यूरोपियन यूनियन लाइन से खींचकर अलग करने की योजना पर काम कर रहा है। इसके साथ ही अमेरिका एक नई कोर 5 गठबंधन बनाने की भी सोच रहा है, जिसमें अमेरिका, चीन, रूस, भारत और जापान शामिल होंगे। इसमें यूरोप को प्रभावी रूप से साइडलाइन कर दिया जाएगा, यानी यूरोप से दूरी और एशियाई देशों के साथ गठबंधन। हालांकि व्हाइट हाउस ने इसको फेक न्यूज बताया है, लेकिन अगर अमेरिका वाकई में इस प्लान पर काम कर रहा है तो यह तय है कि वर्ल्ड ऑर्डर बदलने वाला है, जो यूरोप के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। और अब चलते चलते मैं बात करेंगे आग की। तो क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान ने आखिर आग जलाना कब सीखा? हमने अपनी हिस्ट्री बुक्स में पढ़ा है कि इंसान ने करीब 50,000 साल पहले आग जलाना सीख लिया था। तो रुकिए जरा, क्योंकि अब ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी खोज की है जिसने इस पूरी थ्योरी को ही पलट कर रख दिया है। दरअसल ब्रिटिश म्यूजियम की अगुवाई में सफॉल्क के बानहम इलाके में खुदाई की गई और जो सबूत वहां मिले वो बताते हैं कि हमारे पूर्वज यानी निएंडरथल समूह 4 लाख साल पहले भी खुद ही आग जलाना जानते थे। जी हाँ, 4 लाख साल पहले। और बताइए जमीन के नीचे वैज्ञानिकों को आखिर मिला क्या? तो एक ऐसी मिट्टी की परत जो गर्म होकर सख्त हो गई थी, आग में फटे हुए पत्थर के औजार और आयरन पाइराइट के 2 छोटे छोटे टुकड़े। जैसा कि आप जानते होंगे कि फ्लिंट यानी चकमक पत्थर और आयरन पाइराइट को आपस में टकराने या रगड़ने पर चिंगारी निकलती है, जिससे सूखी घास या लकड़ी में आग लग जाती है। और इन चीजों का एक साथ मिलना कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। ये बताता है कि हमारे पूर्वज सिर्फ नेचुरली आग लगने का इंतजार नहीं करते थे, बल्कि वो खुद आग पैदा करते थे। ब्रिटिश म्यूजियम के डॉक्टर रॉब डेविस इस खोज को असाधारण बताते हैं। उनके मुताबिक आयरन पाइराइट इस इलाके में आसानी से नहीं मिलता। इसका मतलब है कि प्राचीन मानव को पता था कि यह पत्थर कहां मिलेगा और इसे कैसे इस्तेमाल करना है। यह उनकी जबरदस्त समझदारी और प्रशिक्षण को दिखाता है। डॉक्टर डेविस कहते हैं कि आग जलाना मानव विकास की सबसे बड़ी घटना थी। आग के पास बैठकर खाना पकाना, ठंड में शरीर को सेकना और अंधेरे में रोशनी पाना, इन सभी चीजों ने प्राचीन मानव को एक साथ आने के लिए प्रेरित किया। अब जरा सोचकर देखिए कि रात के समय आग के घेरे में बैठे लोग संकेतों में बातें कर रहे हैं, शिकार की योजनाएं बना रहे हैं, औजार तैयार कर रहे हैं।
डॉक्टर डेविस के मुताबिक यहीं से भाषा और सामाजिक संबंधों का विस्तार शुरू हुआ। आग के सबूत मिलने बहुत मुश्किल होते हैं क्योंकि राख उड़ जाती है और लकड़ी सड़ जाती है, और इसलिए ब्रिनहम में मिले ये सबूत बेहद खास माने जा रहे हैं। इस खोज ने इतिहास को एक नया मोड़ दे दिया है। अब देखना यह है कि ये नई खोज इतिहास की किताबों में क्या नया बदलाव लेकर आती है। फिलहाल आज इस वर्ल्ड न्यूज में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीवी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।